वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं या बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड? कब हुई थी? करेक्ट आंसर इज B1, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर एग्रीइंग टू द कंडीशंस ऑफ डैश। किसकी कंडीशंस के ऊपर हमने ये अग्री करा था? वर्ल्ड बैंक की, IMF की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बोथ A एंड B। करेक्ट आंसर D1, बोथ A एंड B। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, कंट्रोल्स वर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विद द व्यू टू। क्यों गवर्नमेंट ने कंट्रोल्स लगाए थे? LPG से पहले जब पूरा का पूरा कंट्रोल वाला सिस्टम हुआ था, क्यों लगाया गया था? आपको ये बताना है। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, minimizing the hold of large industrial houses on the financial resources of the country, both A and B या none। करेक्ट आंसर इज C1, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। जो प्राइवेट मोनोपोलीज बढ़ी थी उसके लिए भी, और जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस का कंट्रोल हो रहा था उसको भी जो है मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, चेकिंग मतलब होता है स्टॉप करना गाइस। तो वो चाहते थे कि जिस समय में हमारी कंट्री में लोगों को जो है अभी वेलफेयर की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को रोल निभाने की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर प्राइवेट मोनोपोलीज बन जाएंगी तो वो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पे काम करेंगे और वेलफेयर नहीं होगा, और हमें ज़रूरत थी उस समय वेलफेयर सोसाइटी की। तो इस वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? क्यों करे गए थे? फिजिकल डेफिसिट राइजिंग हो रहा था, इन्फ्लेशनरी प्रेफर था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर था, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। डिमोनेटाइजेशन इज डैश पॉलिसी वेयर इन द लीगल स्टेटस ऑफ अ करेंसी इज कैंसल्ड एंड अ न्यू वन इज कमिंग टू सर्कुलेशन। क्या है ये गाइस? ये एक तरीके का इकोनॉमिक पॉलिसी है ऑब्वियसली। करेक्ट आंसर C1। एजर्शन रीजन क्वेश्चन है। अब देखेंगे एजर्शन ट्रू है या नहीं, रीजन ट्रू है या नहीं, और अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये देखना होता है कि रीजन एक्सप्लेनेशन है का या नहीं। एजर्शन गिवन है, रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या ये ट्रू है? रीजन गिवन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर रोड्स एक्सेट्रा हैज़ फॉलन। तो गाइज यहाँ पे देखो, एक तो ये एजर्शन भी बिल्कुल ट्रू है, रिफॉर्म्स का ज़्यादा फायदा नहीं देखा गया था इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। रीज़न गिवन है क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार मदद करती थी इन 3 एरियाज़ में, ये भी लो हो गई थी रिफॉर्म्स के बाद। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद हाँ हुआ था, सब्सिडीज़ वगैरह कम कर दी गई थी। तो एजर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी है E का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? A वाला होगा, जिसमें रीज़न एजर्शन दोनों ट्रू भी है और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी है A का। तो करेक्ट आंसर इज A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग वॉज रिक्वायर्ड फॉर। लाइसेंसिंग की जरूरत क्यों होती थी? ओपनिंग अ न्यू फर्म, एक्सपेंशन, क्लोजिंग, ऑल ऑफ द। करेक्ट आंसर, हर काम के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। The policy of dash led to protection of the domestic industries against the foreign production। कौन सी पॉलिसी जो है ऐसा करती है? प्राइस कंट्रोल, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अगर हमें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे? इंपोर्ट कम करवा देंगे, इंपोर्ट बंद करवाएंगे, या फिर इंपोर्ट की क्वांटिटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, या इंपोर्ट को बिल्कुल ही कहेंगे कि इंपोर्ट की जगह, बाहर से सामान मंगाने की जगह आप अपनी कंट्री की इंडस्ट्री में ये चीज़ों को बनाओ। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। कि हमने अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ हम बाहर से मंगा रहे थे तो उसको बाहर से इंपोर्ट कराने की जगह अपने आप उसकी इंडस्ट्री लगा के उसको अपने आप भी ग्रो होने देंगे। करेक्ट आंसर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द NEP कॉम्प्रोमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सभी हुआ था। डी रिजर्वेशन कर दी वो जो इंडस्ट्री कही थी ना, हाँ भाई ये सारी की सारी बस पब्लिक सेक्टर ही कर सकती हैं, उनको छोड़ के बस कुछ पर्टिकुलर छोड़ दी थी हमने जो इसमें पब्लिक सेक्टर रिजर्व रहेगा, बाकी सबके लिए खुल गई थी, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट बना दिया गया था, उनके शेयर्स बेच दिए गए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन आ गया गाइस फिर से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP वाज फोकस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल। सही है बिल्कुल। रीजन, द पॉलिसी वाज नेसेसिटेड बिकॉज द क्राइसिस सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा A एंड R ट्रू है, और R एक्सप्लेनेशन में क्योंकि हम क्राइसिस में थे तो हमने LPG लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर्स बाय गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर। गाइस परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर, बल्कि गवर्नमेंट तो अपने शेयर्स को बेच रही है ना, तो ये गलत होगा, A1 नहीं है रिलेटेड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST 2016 विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017 इज एक्सपेक्टेड। क्या मोटिव है उसका? जनरल एडिशन रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, रिड्यूस टैक्स इवेशन, क्रिएट वन टैक्स,
वन नेशन वन टैक्स, करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दम। ये सभी एक नोशन था हमारा बनाने का जीएसटी। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट आंसर आरबीआई। रेगुलेटर है ना आरबीआई अब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑल ये सब फाइनेंशियल में आएंगे गाइस। 16 क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई को क्या बना दिया था गाइस? रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया था। पहले आरबीआई रूल्स बता के उन्हें फॉलो भी करवा सकता था, अब बस आरबीआई रूल्स बता सकता था, फॉलो करे ना करे ये प्राइवेट बैंक्स और बाकी बैंक्स की अपनी मर्जी थी। तो पहले क्या होता था, आरबीआई जो कहेगा करना ही पड़ेगा, रेगुलेटर था वो एक तरीके का। अब वो रेगुलेटर से एक फैसिलिटेटर बन गया था। हाँ अभी भी आरबीआई का बहुत ज़्यादा रोल है, बट अब वो एक तरीके का फैसिलिटेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेटाइजेशन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश, कब हुई थी? करेक्ट आंसर 1995 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में नहीं आएगा? अलोइंग प्राइवेट बैंक टू फंक्शन, ये आएगा। अलोइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा। एंडिंग द रोल ऑफ आरबीआई कंप्लीटली, गाइज ये नहीं होगा, पूरा रोल थोड़ी एंड कर दिया था, नहीं। गिविंग सर्टेन मैनेजरियल फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन करेंसी वॉज डिवैल्यूएड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, व्हाट इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन हैव कॉज्ड। जब डिवैल्यू करी इंडियन करेंसी को तो क्या हुआ होगा? मेड इम्पोर्ट ऑयल कॉस्टलियर, मेड इंडियन प्रोडक्ट्स चीपर फॉर फॉरेनर्स, एनहांस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर ऑल होगा। डैश मीन्स इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्राइस रिस्ट्रिक्शन और अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इम्पोर्ट लाइसेंस करना, तारीफ लगाना, कोटा लगाना, या बोथ एएनसी। तो करेक्ट आंसर है बोथ एएनसी। नॉन प्राइस यानी कि प्राइस से रिलेटेड नहीं है। जो प्राइस से रिलेटेड अगर आपको किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है तो लाइसेंस लगा सकते हो और साथ ही के साथ में कोटा सेट कर सकते हो कि बाहर से इतने कोटा का ही मतलब कोटा सेट कर दिया, इससे ज़्यादा जो है आप गुड्स इंपोर्ट नहीं करा सकते हो। ठीक है, अब तारीफ होता है रिलेटेड टू मनी या प्राइस, तारीफ में टैक्स लगा दिए जाएंगे, पैसा आएगा वहाँ पे। तो लाइसेंसिंग में और कोटा में यहाँ पे नॉन क्वांटिटेटिव है ये मेजर है ये। ठीक है, या फिर आपको तारीफ लगा देना, कोटा लगा देना, गाइस ये नॉन प्राइस मेजर है। तो करेक्ट आंसर एएनसी। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज स्टिल नीड्स लाइसेंस फॉर ऑपरेशन, कितनी है गाइज? अभी B1 5 है। कौन कौन सी है? अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डियस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, ये याद रखना, कैसे भी फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा है इसमें से? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन, कौन सा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। When was Navratna policy introduced? Correct answer C1 1996, ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन ही है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, when was Navratna policy introduced? तो 1996 है इसका करेक्ट आंसर। गाइस वो जो बॉक्स गिवन है ना, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, एनसीईआरटी का जो बॉक्स है। डैश इज द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एमिंग एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, क्या है? ग्लोबलाइजेशन को ही कहा जाता है कि एक ऐसा फॉर्मूला है, फिनोमिना है जिससे कंट्रीज आपस में और ज़्यादा इंटरलिंक हो रही हैं। इन अ डैश कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली, आउटसोर्सिंग। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, करेक्ट आंसर A1। एजर्शन रीजन, FDI लीड्स टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कॉलोनियलिज्म बन जाता है इकोनॉमिक वाला। रीजन गिवन है FDI लीड्स टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म बिकॉज FDI implies ownership and management of domestic enterprises by the foreign companies. Higher FDI leads to higher economic control of the फॉरेन कंपनीज इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब गाइस इसको समझते हैं, ये कहा जा रहा है कलोनियलिज्म क्या था? जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आके रूल करा था। अब ये कह रहे हैं जैसे ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अलाउ कर रहे हैं ना, कि बाहर के देश से कंपनियां के हमारे यहाँ कंपनियां लगा रही हैं, हमारे यहाँ पे अपनी फर्म्स चला रही हैं, ये एक तरीके का इकोनॉमिक कलोनियलिज्म है। तो ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब ये रीज़न जो बता रखा है ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब ये इस पर क्या लिखा है ये बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब बाहर के देश से कंपनी हमारे यहाँ पे आके अपनी कंपनीज लगा रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो किसी ना किसी तरीके से फिर गाइस हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ना कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और ब्रिटिशर्स ने भी तो यही करा था, हमारे मार्केट्स को और हमें कंट्रोल करना शुरू करा था। तो येस इट इज़ ट्रू, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। रीज़न एक्सप्लेनेशन है ए का, ये इकोनॉमिकली कंट्रोल कर देते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमिकली हर वे में कंट्रोल कर रखा था। तो करेक्ट आंसर इज A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग इन रीसेंट टाइम्स हैव इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ, आउटसोर्सिंग इंक्रीज क्यों हो रही है गाइज, ये जो IT में इतना रेवोल्यूशन हो रहा है ना, ठीक है, करेक्ट आंसर B1 है, ग्रोथ ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज इंडिया मेजरली आउटसोर्स, हम क्या करते हैं आउटसोर्स, वॉइस बेस्ड, रिकॉर्ड कीपिंग, क्लिनिकल, ऑल ऑफ द वर्क, ये सब टाइप की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैव मेड इंडिया डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल आउटसोर्सिंग, किसकी वजह से हम इतनी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लो वेज स्किल्ड लेबर, प्रेजेंस ऑफ इनएडिक्वेट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली स्किल्ड लेबर, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर लो वेज के स्किल्ड लेबर, अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग अगर बाहर अपने देश पे काम करेंगे ज़्यादा पैसा पड़ेगा, यहाँ वेजेस पे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये इनमें से कौन सा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया, ये वाला हमारे यहाँ रिफॉर्म्स लाने के बाद। राइजिंग FDI इंक्रीज हुई थी गाइज, राइज इन एक्सपोर्ट भी राइज हो गया था, राइज इन एम्प्लॉयमेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, हाँ ये हुआ था क्योंकि आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो गई थी, IT सेक्टर्स डेवलप हो गए थे, तो ये नहीं हुआ था हमारे यहाँ रिफॉर्म के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी ये भी देख लेते हैं, इन पोस्ट रिफॉर्म एरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड स्लो डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रीजन, पोस्ट रिफॉर्म के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ लो हो गए थे हमारी, क्यों हो गई थी, चीप इंपोर्ट आ रहे थे बाहर से इसलिए, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, हाई टैरिफ बैरियर्स इन डेवलप्ड नेशन, क्योंकि हम डेवलप्ड नेशन में जाके तो अपनी चीज़ें बेच ही नहीं पा रहे थे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा गाइज, D1, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके गाइज, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर LPG। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने और बाकी चैप्टर्स के MCQ देखने हैं तो यू कैन रेफर टू द प्लेलिस्ट गिवन बिलो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।